तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रैंक हैंडल ऑपरेशन से जुड़ी सर्किट के बारे में। इस तरह से पॉइंट ऑपरेशन की ज़रूरत कब और कैसे पड़ती है, कितने तरह से हम लोग पॉइंट को ऑपरेट करते हैं। पहला, जब पॉइंट फ्री हो यानी कि उस समय कोई सिग्नल दिया हुआ ना हो, उस रूट पे कोई भी सिग्नल दिया हुआ नहीं हो, तो हम पॉइंट को नॉर्मल रिवर्स करते हैं जो नॉर्मल कंडीशन है। जैसे नॉर्मली हम लोग पॉइंट टेस्ट करने के समय जो पॉइंट का ऑपरेशन करते हैं वो हमारा नॉर्मल ऑपरेशन हो गया, यानी उस समय कोई भी उस रूट पे सिग्नल दिया हुआ नहीं है, पॉइंट लॉक नहीं है, पॉइंट फ्री है। ठीक, तो वो कंडीशन हुआ जिसमें हम लोग पॉइंट को ऑपरेट करते हैं। दूसरा, जब उस पॉइंट जो ट्रैक सेक्शन है, एक्सेल काउंटर भी है या फिर ट्रैक सर्किट जो भी है, एज पर कंडीशन जो भी हो, अगर वो फेल हो जाता है, यानी कि जो पॉइंट है उस पॉइंट का मेरा ट्रैक सेक्शन फेल है या ट्रैक सर्किट फेल है, उस कंडीशन में हम पॉइंट को इमरजेंसी नॉर्मल या रिवर्स करके उसको ऑपरेट करते हैं पैनल से। सपोज़ कि कोई सिग्नल दिया हुआ है और उसके रूट में कोई पॉइंट है, पॉइंट जोन ट्रैक सेक्शन या ट्रैक सर्किट। सपोज़ कि गाड़ी जाने के बाद वो ट्रैक सेक्शन क्लियर नहीं हुआ, वो जो मेरा पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट अगर हम लेते हैं तो पॉइंट का जो ट्रैक सेक्शन है या ट्रैक सर्किट है वो फेल हो गया। उस कंडीशन में हमारा रूट तो क्लियर नहीं होगा, तो उस पॉइंट के लॉक को हटाने के लिए, उस रूट को क्लियर करने के लिए हम लोग सुपर इमरजेंसी रूट रिलीज का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारा सिग्नल का रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट मेरा फ्री होगा। तो सुपर इमरजेंसी रूट रिलीज का इस्तेमाल करके हम लोग रूट को क्लियर करते हैं और पॉइंट जिससे अनलॉक हो जाता है, पर जो पॉइंट जो ट्रैक सेक्शन है वो हमारा फेल ही रह जाता है। तो अब सपोज कि वो ट्रैक सेक्शन हमारा रीसेट नहीं हुआ, रीसेट करने का, लेकिन रीसेट नहीं हुआ। सपोज कि कोई फेलियर है जिसके कारण रीसेट नहीं हो पाया, वो अलग केस है। उस कंडीशन में पॉइंट को ऑपरेट करने के लिए हम इमरजेंसी नॉर्मल या रिवर्स करके पॉइंट को ऑपरेट करते हैं, यानी पॉइंट जो ट्रैक सेक्शन फेल होने से हम लोग इमरजेंसी नॉर्मल या रिवर्स करते हैं। अभी जो भी वीडियो है उसमें हमारा नॉर्मल रिवर्स का भी ऑप्शन रहता है और इमरजेंसी नॉर्मल और इमरजेंसी रिवर्स का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन अभी बहुत ईजी है, पैनल से केवल एक क्लिक करने से वो कमांड चला जाता है। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है आज का, कि जब पॉइंट इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम क्रैंक हैंडल ऑपरेशन करते हैं, यानी कि पॉइंट को हम लोग मैनुअली रोटेट करके उसको सेट करते हैं, जिसके लिए हमें एक क्रैंक हैंडल की ज़रूरत पड़ती है। तो क्रैंक हैंडल की कहाँ होता है, तो ये क्रैंक हैंडल की हमारा लोकेशन में रहता है, आरकेटी में इन करके रहता है, जिसे निकालने के लिए या की आउट करने के लिए हमें पैनल से एक कमांड की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग ट्रांस के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी कंडीशन के सर्किट के बारे में, जिसमें हम लोग आरपीआर और केटी एम्पियर का सर्किट को देखेंगे। दोस्तों, चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि हमने बताया, यदि कोई पॉइंट इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं हो रहा है तो क्रैंक हैंडल करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पैनल से उस पॉइंट का जो क्रैंक हैंडल का जो ऑप्शन रहता है वहाँ पे आपका क्लिक करने से ट्रांस और रिसीव का ऑप्शन रहता है। उसमें जिस पॉइंट का भी हमें करना है, सब पॉइंट का, किसी क्रैंक हैंडल में आपका 1 से 2 पॉइंट या फिर किसी में सिंगल भी रहता है, किसी में 3 पॉइंट भी एक साथ इंक्लूड रहते हैं, यानी एक ही की से वो तीनों पॉइंट आपके ऑपरेट हो जाते हैं, मैनुअली की इन हो जाता है क्रैंक हैंडल बॉक्स में। तो वहाँ से जब हम ट्रांस करते हैं तो ट्रांस का जो कमांड है वो EI को जाता है, और EI उसके बाद क्या करता है, हम लोग उस चीज़ को सर्किट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इन शॉर्ट टर्म होता क्या है कि जैसे ही हम लोग ट्रांस का कमांड देते हैं तो EI एक बीट जनरेट होता है आपका RPR के नाम से, और उसके बाद EI एक फिजिकल रिले पिकअप कराता है RPR के लिए। तो चलिए देखते हैं सर्किट में। तो ट्रांस करने के बाद EI को जो कमांड मिला तो उसके रिगार्डिंग एक बीट जनरेट होता है RPR के रूप में। ये देखिए, ये जो है हमारा RPR के रूप में। सपोज हम CS3 का लेके चल रहे हैं, CS3 में हमारा जो भी पॉइंट है उसका RPR
बीट जनरेट होगा, जिससे कि ये आपका जो कार्ड है, आपका आउटपुट सर्किट का कार्ड है, ये आपका PiO2 कार्ड रहता है। उसमें से ये एक वोल्टेज निकल के हमारा फिजिकल रिले को पिकअप कराता है CS3 RPR के रूप में। ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है ये हमने एक अलग से वीडियो बना के आपको बताया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये कार्ड से निकलने के बाद आपका जो इनपुट आउटपुट जो टर्मिनल होता है आपका क्वेश्चन रैक के पीछे में ए रो में आपको मिलेगा, वो वहाँ से ये आपका नॉन डिस्कनेक्टेड टाइप इंडोर केबल होते हुए, ये केबल आपका 40 कोर का केबल रहता है, सिग्नलिंग केबल 0.6 स्क्वायर mm का केबल से होते हुए नॉन डिस्कनेक्टेड वागो टाइप टर्मिनल में आता है 116 में आके, फिर 216 से निकल के ये आपका रिले का R1 में जाता है, और निगेटिव आपको यहाँ से लूपिंग जो है आपका 9 से 16 के लिए जो कॉमन निगेटिव है आपका, यहाँ से निगेटिव आपको मिल जाता है RPR के लिए। तो यहाँ पे आपका RPR रिले रूम में आपका पिकअप हो जाता है। अभी ये RPR को चूँकि की हमारा लोकेशन में है, तो इसका एक प्रूविंग और जाता है, वहाँ पे एक रिले रहता है वहाँ पे पिकअप कराने के लिए। तो अभी वो कैसे जाता है वो देखेंगे। तो हमारा बीट के रिगार्डिंग जो फिजिकल रिले है वो हमारा पिकअप हो गया RPR। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे कि इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से फिर जो पावर हमें लोकेशन को जा रहा है उस चीज़ को देखेंगे। तो वो हमें वापस से इंटरफेस सर्किट में ही मिल जाएगा। तो देखिए ये एक आपका 24 वोल्ट पावर आपका EMR इमरजेंसी आपका IPS मॉड्यूल में मिलेगा, इस नाम से वो एक पावर EI के पास रहता है। ये एड्रेस आपका दिया हुआ है R2C4 का 5 नंबर फ्यूज़ होके, जो हम लोगों ने देखा फिजिकल रिले जो RPR रिले पिकअप हुआ उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से ये एक पावर CS3 RPR के रूप में आगे हमारा CTI रैक में आ गया, पॉजिटिव भी और सेम नेगेटिव भी उसी तरह CS3 RPR के पिकअप कॉन्टेक्ट से होते हुए CTI रैक तक आ गया। अब इसके बाद ये पावर लोकेशन को जाएगा। लोकेशन में कैसे जाएगा उसको देखेंगे। उससे पहले इसमें एक पैरेलल पाथ दिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं ECH RCR E फॉर ईस्ट करके है यहाँ पे। ये एक पैरेलल पार्ट दिया हुआ है जिसका पिकअप कॉन्टेक्ट लिया हुआ है। ये आपको सभी जो क्रैंक हैंडल है उस सभी में मिलेगा। ये देखिए, जैसे आप ऊपर भी अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें भी ये पैरेलल पाथ है, और भी जितने हैं सभी में रहता है। ये क्यों रहता है, ये इसका रहने का एक क्या कारण है कि अगर सपोज की वीडियो आपका है अगर, और इनकेस आपका दोनों वीडियो नो लाइट हो जाता है, उस कंडीशन में अगर पॉइंट को अल्टरनेट करना हो, रूट को अल्टरनेट करने के लिए हमें पॉइंट को अल्टरनेट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमारा वीडियो तो नो लाइट है, ऑफ हो गया, तो हम उस कंडीशन में हम ट्रांस या रिसीव तो कर नहीं पाएंगे, ट्रांस नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या है, उसके लिए एक अलग से फंक्शन दिया रहता है जिसमें कि एक की रहता है, की घुमा के MNT की रहता है, जिसको रोटेट करने के बाद हम जिस साइड का भी क्रैंक हैंडल रिलीज करना चाहते हैं उसका बटन को पुश करते हैं, तो पुश करने से हमारा ये रिले पिकअप हो जाता है। ये रिले पिकअप होने से ये जो पावर है RPR का वो इस माध्यम से होके चला जाता है आपको यार्ड में। तो वो एक बार पुश करने से ईस्ट का, अगर ईस्ट और वेस्ट आपका साइड यार्ड है तो अगर ईस्ट का पुश करते हैं तो ईस्ट साइड में जितने भी क्रैंक हैंडल हैं वो सभी के सभी रिलीज हो जाते हैं। और उस केस में वहाँ से फिर आप चाबी आउट करके जिस पॉइंट को भी आपको करना हो उसको कर सकते हैं। तो ये तो था इमरजेंसी पाथ इन केस ऑफ वीडियो नो लाइट। नॉर्मल आपका जब हम ट्रांस करेंगे तो RPR रिले पिकअप होगा, RPR रिले पिकअप कॉन्ट्रैक्ट से पावर हमारा वापस से CTI रैक तक आएगा, CTI रैक से लोकेशन को जाएगा। अब लोकेशन में कैसे जा रहा है वो देखते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये अभी जाने का है, फिर हमें वापस आने का भी प्रोसीजर मैं बताऊंगा कैसे वापस आना है। तो अब हम आते हैं आउटडोर सर्किट में। ये हमारा आउटडोर सर्किट का सीट है जिसमें कि
हमने लास्ट में जैसे 2425 सीट नंबर देखा, उसमें हमने देखा था कि CH3 RPR की पिक ऑफ कॉन्टैक्ट से एक पावर CTR रैक तक आता है। CTR रैक से आपका देखिए CTR रैक तक आया, यहाँ से ये लोकेशन को जा रहा है, जो भी लोकेशन है वहाँ तक वहाँ को जा रहा है। वहाँ से ये लोकेशन में एक हमारा इसी नाम का एक और रिले है, इसका प्रूविंग है CH3 RPR। तो उस रिले को हमने लोकेशन में पिकअप करा है CH3 RPR, यानी CH3 RPR आपका रिले रूम में पिकअप हुआ, उसके पिकअप कॉन्टैक्ट से पावर लेके हम लोग यहाँ पे लोकेशन में भी उस रिले को पिकअप करा है CH3 RPR। अब CH3 RPR जब पिकअप हो जाता है उस कंडीशन में ये देखिए, ये जो पावर है, ये पावर आपका यहाँ से CH3 RPR को पिकअप कॉन्टैक्ट से होते हुए यहाँ पे एक पुश बटन रहता है। बिना पुश बटन दबाए हम लोग की को आउट नहीं कर सकते। पुश बटन को दबाने से ये आपका नेगेटिव मेक होता है, मेक होने से आपका एक इंडिकेशन रिफ्लेक्शन होता है और एक खट की आवाज़ आती है, जिससे उसके बाद हम लोग चाबी को निकालते हैं। चाबी को निकालने के बाद अब हम लोग पॉइंट को मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। चाबी निकालने के बाद उस चाबी के जस्ट पीछे में इंक्लूड रहता है एक छोटा सा क्रैंक हैंडल की, उसको ले जाके हम लोग पॉइंट के क्रैंक हैंडल बॉक्स में इन करते हैं और उसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद हमारा जो क्रैंक हैंडल बॉक्स है वो आपका कॉन्टैक्ट उसका ब्रेक होता है। ब्रेक होने से क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर वहाँ से कट हो जाता है। उसके बाद आप मैनुअली ऑपरेशन वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो क्रैंक हैंडल है, क्रैंक हैंडल को उसके भीतर इन करके, जो क्रैंक हैंडल रहता है वो एक फ्लैप, वहाँ पे एक फ्लैप रहता है जो क्रैंक हैंडल जहाँ पे इन होता है उस चीज़ को कवर करके रखता है। चाबी को जैसे ही रोटेट करेंगे वो फ्लैप आपका हट जाता है और वो स्पेस हमको दिखने लगता है जहाँ से हम लोग क्रैंक हैंडल को इन करके उसको रोटेट करना होता है। तो क्रैंक हैंडल को इन करके रोटेट करने से हमारा एक तो जो क्रैंक हैंडल जो इन करने का जो एरिया है जो वो क्लियर होता है, और दूसरा हमारा जो इलेक्ट्रिकली जो ऑपरेशन है वो वहाँ से कट हो जाता है। यानी कि अगर कोई पैनल से ऑपरेट भी करना चाहे तो नहीं कर सकता है। अभी तो खैर ऑपरेट नहीं हो रहा है, लेकिन इन केस अगर ठीक हो जाता है तो कोई ऑपरेट भी करता है गलती से तो वहाँ से ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पावर वहाँ से कट कर देते हैं। जैसे ही चाबी को इन करके रोटेट करते हैं वहाँ से हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाता है। जो निगेटिव हमारा 110 वोल्ट DC का जो निगेटिव पावर रहता है वो क्रैंक हैंडल होके ही आपका मोटर टर्मिनल को जाता है, तो वहाँ से वो 110 DC आपका कट हो जाता है। तो उसके बाद सपोज़ कि पॉइंट को जैसा करना हो वैसा हमने किया। उसके बाद वापस से इस चाबी को हमें वापस देना है, नहीं तो ऑपरेशन हमारा पूरा नहीं होगा। तो वो जिस कंडीशन में भी हमें सेट करना होता है पॉइंट को, उस कंडीशन में पॉइंट को सेट करने के बाद हम फिर वापस लोकेशन में आते हैं। लोकेशन में चाबी को इन करते हैं। चाबी को इन करके रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद ये कॉन्टैक्ट मेक होता है। कॉन्टैक्ट मेक होने से हमारा KT इन PR रिले पिकअप होता है। नेगेटिव डायरेक्ट और पॉजिटिव जो है हमारा कॉन्टैक्ट को मेक करके आता है। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा है, देखिए जैसे ही चाबी को हम लोग इन करते हैं यहाँ से एक पावर यहाँ जो आके बैठा हुआ है, मेक करके रोटेट करने के बाद एक कॉन्टैक्ट मेक होता है। मेक होने से आपका KT इन PR के R1 को पावर जाता है और R2 आपका डायरेक्ट नेगेटिव, तो हमारा KT इन PR रिले पिकअप हो जाता है। अभी KT इन PR रिले जब पिकअप हो जाएगा उसके बाद क्या है, वो चीज़ हमें फिर वापस EI तक ले जाना है कि चाबी का यूज करके चाबी को फिर सेफ साइड में हमको रखना है, उसको फिर लॉक करना है। तो चाबी को इन करने के बाद देखिए जो हमारा KT इन PR रिले पिकअप हो जाता है। पिकअप होने के बाद एक पावर वहाँ पे 24 वोल्ट एक्सटर्नल दिया हुआ रहता है। जैसे ही रिले पिकअप होगा देखिए KT इन PR के पिकअप कॉन्टैक्ट से हमारा पावर आया, यहाँ से होके ये फिर हमारा CTR रैक तक चला गया। नेगेटिव भी ठीक उसी तरह पिकअप कॉन्टैक्ट से होते हुए CTR रैक तक चला गया। यानी कि चाबी को हमने यूज करके फिर वापस RKT में डाल दिया, EKT में डाल दिया, और वो फिर वापस अब यही चीज़ वापस EI तक जाएगा। तो फिर वैसे ही लोकेशन से गुमटी जाएगा, गुमटी से अपना फिर EI तक जाएगा। और ये जो है ये हमारा क्रॉस प्रोटेक्शन का पाथ है।
इसका क्रॉस प्रोटेक्शन में ड्रॉप कॉन्टैक्ट लिया रहता है। अगर सपोज कि डायरेक्ट 24 वोल्ट अगर देते हैं तो यहाँ से आके वो शॉर्ट हो जाता है। अगर रिले पिकअप नहीं है, डायरेक्ट हम पिकअप करा रहे हैं, उस कंडीशन में डायरेक्ट पावर दे रहे हैं EI के लिए, तो यहाँ पे आके वो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्रॉस प्रोटेक्शन पाथ है। तो हमने देखा कि चाबी को हमने कैसे यूज किया और चाबी को यूज करके फिर वापस लोकेशन में दिया। लोकेशन से जो KT एम्पियर पिकअप हुआ, KT एम्पियर के पिकअप कॉन्टैक्ट से पावर फिर आगे एक्सटेंड हो रहा है लोकेशन से, फिर ये गुमटी को गया। अब फिर हम जाएंगे गुमटी में। गुमटी में इसका फिर क्या यूज हो रहा है, तो चलिए वापस से हम लोग गुमटी में चलते हैं। क्या देखना पड़ेगा, तो हमें 2425 सीट नंबर देखना पड़ेगा। IF डैट मीन इंटरफेस सीट नंबर 2425। चलिए हम फिर चलते हैं वहाँ पर। तो देखिए हम लोग फिर से आपका 2425 इस सीट में आ गए। तो देखिए जैसा कि हम बता रहे थे CTR रैक में आया, तो वो दो चीज़ यहाँ आया। जो KT एम्पियर के पिकअप कॉन्टैक्ट से जो पावर एक्सटेंड होकर आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। ये आपका CTR रैक 2 में आया। यहाँ से फिर यहाँ आके ये हमारा एक KT CH3 एम्पियर के रूप में, एक्चुअली KT एम्पियर है, CH3 KT एम्पियर रिले को पिकअप फिर से कराया गया यहाँ पे। ये हमारा जो रिले होता है, ये हमारा EI का रिले है, और वो हमारा लोकेशन में जो रिले पिकअप होता है वो था KT एम्पियर, और यहाँ पे ये CH3 एम्पियर के रूप में वही चीज़, यानी जो वहाँ रिले पिकअप कराए वही चीज़ को यहाँ फिर प्रूव किया। अब CH3 एम्पियर रिले यहाँ पिकअप हो गया, यानी कि इसका मतलब है कि चाबी हमारा EKT में इन है, चाबी हमारा लगा हुआ है, चाबी हमारा आउट नहीं है, चाबी हमारा इन है। उस चीज़ को ये प्रूव कर रहा है कि CH3 एम्पियर, इन मतलब की इन है। ये रिले पिकअप होने का मतलब की इन है, रिले ड्रॉप होने का मतलब की आउट है। तो अब इस रिले का यूज कहाँ है वो चीज़ हम देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कहाँ इसका यूज है। तो ये चीज़ हमारा EI के रिले तक आ गया, फिजिकल रिले तक। अब ये रिले के पिकअप कॉन्टैक्ट से फिर EI को जो फीडबैक जाएगा उस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। हम फिर से इंटरफेस खोलते हैं जहाँ से ये हमारा EI को जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा CH3 का एम्पियर हमारा रिले पिकअप हो गया है, EI ने अपना उस रिले पिकअप कराया। अब EI का जो पावर है वो पावर आपका ये देखिए पाथ से होते हुए, ये लूपिंग पावर होते हुए ये हमारा CH3 एम्पियर, ये जो हमारा रिले है CH3 एम्पियर जो रिले पिकअप कराया EI ने, उसके पिकअप कॉन्टैक्ट से पावर को फिर वही नॉन डिस्कनेक्टेड वागो टाइप टर्मिनल होते हुए आपका क्वेश्चन रैक के पीछे में जो नॉन बाइट इनपुट आउटपुट जो टर्मिनल है वहाँ होते हुए ये आपका कार्ड में इन करेगा। ये हमारा इनपुट सर्किट हो गया। ये पहले जो था RPR जो था वो हमारा आउटपुट सर्किट था, क्योंकि वो आउट हो रहा था, EI से आउट हो रहा था और जाके लोकेशन में RPR रिले को पिकअप करा रहा था उस भाया अपना फिजिकल रिले पिकअप कराते हुए। और उसके बाद KT एम्पियर आपको हो गया कि की आउट करने के बाद जो काम हुआ, काम होने के बाद फिर की जो इन हो रहा है, की इन होने के बाद जो KT एम्पियर रिले पिकअप हुआ, फिर उसके पिकअप कॉन्टैक्ट से पावर आके आपका CH3 एम्पियर को पिकअप कराया। CH3 एम्पियर के पिकअप कॉन्टैक्ट से पावर आके ये वापस से कार्ड में आया इनपुट के रूप में, और CH3 एम्पियर की बीट के रूप में ये आपका लॉजिक में गया। लॉजिक में जाने के बाद फिर आपका रिसीव का इंडिकेशन आपका वहाँ पे आएगा, वहाँ से आप उसको रिसीव कीजिएगा। रिसीव करने के बाद ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर आप फर्दर आप अपना सिग्नल दे पाएंगे। तो ये जो सर्किट था हमारा मेनली आपका क्रैंक हैंडल का RPR और इनपीआर या KT एम्पियर जो भी बोले उसको, उसका सर्किट था। इंटरफेस सर्किट, आउटडोर सर्किट हम लोगों ने देख लिया। एक क्रैंक हैंडल ऑपरेशन में कैसे हम लोग ट्रांस करते हैं, तो सर्किट कैसे वर्क कर रहा है, कैसे होके आउटडोर को जा रहा है, वहाँ कैसे चाबी आउट हो रहा है, चाबी काम होने के बाद फिर वो कैसे इन हो रहा है, इन होने के बाद फिर कैसे इनपीआर रिले पिकअप हो रहा है, पिकअप होने के बाद फिर वो कैसे आपका पैरेलल इनपुट आउटपुट कार्ड में आ रहा है और वहाँ से फिर लॉजिक को जा रहा है, और लॉजिक के बाद फिर पैनल में कैसे वो रिसीव हो रहा है। तो ये एक प्रोसीजर ट्रांसमिट से लेके रिसीव तक का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ इसमें। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और इसमें भी और कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।